गोरखा रेजिमेंट दुनिया की सबसे बहादुर रेजिमेंट है। ये शब्द थे हिटलर के जब उसने गोरखा रेजिमेंट की काबिलियत को पहली बार देखा था। यूं तो पूरी दुनिया में इंडियन आर्मी की मिसाल दी जाती है, लेकिन इसमें भी अलग अलग रेजिमेंट्स का अपना महत्व है, जिसमें सबसे ज्यादा गोरखा रेजिमेंट का जिक्र होता है। ये एक ऐसी रेजिमेंट है जिससे न सिर्फ दुश्मन की सेना बल्कि भारतीय सेना के दूसरी रेजिमेंट्स में गोरखा की बहादुरी की मिसालें दी जाती हैं। आज से नहीं बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध के वक्त से गोरखा की बहादुरी और उनकी रणनीति से दुनिया भर की सेनाएं खौफ खाती हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको गोरखा रेजिमेंट के बहादुरी के किस्से और इन लोगों के बारे में बताएंगे कि किस तरह से इन्होंने अपनी परवाह न करते हुए देश को सबसे पहले रखा और न जाने कितनी सारी लड़ाई में भारत का नेतृत्व किया और बड़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ी। और हम आपको ये भी बताएं आज के समय में गोरखा लोग के साथ क्या क्या हो रहा है और उन्हें किस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज इज एवरीथिंग चैनल। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गोरखा रेजिमेंट का गठन 24 अप्रैल 1915 में हुआ था। इस रेजिमेंट का शानदार इतिहास है और ये भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बहादुर रेजिमेंट में से एक मानी जाती है। दरअसल गोरखा समुदाय के लोग हिमालय की पहाड़ियों, खासकर नेपाल और उसके आसपास के इलाकों में रहते हैं, लेकिन इन्हें आमतौर पर नेपाली ही माना जाता है। ये लोग बहुत ही बहादुर होते हैं। इनकी बहादुरी के किस्से इतिहास में मिलते हैं और पूरे गर्व के साथ सुनाए जाते हैं। भारत में कई जगह गोरखाओं को उनके निडर चरित्र को देखते हुए बहादुर कहकर भी बुलाया जाता है। भारतीय सेना के भूतपूर्व चीफ ऑफ स्टाफ जनरल सैम मानेकशॉ तो कहते थे कि यदि कोई कहता है मुझे मौत से डर नहीं लगता, वो या तो झूठ बोल रहा है या गोरखा है। इनके बारे में कहा जाता है गोरखा मरता नहीं, मारता है। गोरखा रेजिमेंट के गठन की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। साल 1815 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध नेपाल राजशाही से हुआ था, तब नेपाल को हार मिली थी, लेकिन नेपाल के गोरखा सैनिक बहादुरी से लड़े थे। बताया जाता है कि अंग्रेजों से लड़ाई के दौरान गोरखाओं की बहादुरी से सर डेविड ऑक्टरलोनी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गोरखाओं के लिए अलग रेजिमेंट बना डाला। अंग्रेजों से युद्ध के बाद 24 अप्रैल 1815 को रेजिमेंट की नींव पड़ी। बाद में जब 1816 में अंग्रेजों और नेपाल राजशाही के बीच सुगौली संधि हुई, तो तय हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी में एक गोरखा रेजिमेंट बनाई जाएगी जिसमें गोरखा सैनिक होंगे। तब से लेकर अब तक गोरखा भारतीय फौजों का अनिवार्य हिस्सा है। दोस्तों, गोरखा रेजिमेंट ने अब तक 11 लड़ाइयां लड़ी हैं, जहां पर उन्होंने अपनी फौज का झंडा सबसे ऊपर रखा। गोरखा रेजिमेंट का इतिहास काफी पुराना है। ये दूसरे पहले विश्व युद्ध में काफी ज्यादा चर्चा में रहे। गोरखा रेजिमेंट के कुल 2 लाख सैनिकों ने पहले विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस, फिलिस्तीन, टर्की, मेसोपोटामिया के साथ लड़े और एक खास टुकड़ी के साथ लॉरेंस ऑफ अरेबिया का भी पूरा साथ दिया। इन्होंने मौजूदा इराक और सऊदी अरेबिया में भी अपनी बहादुरी का परिचय दिया। आगे जाकर दूसरे विश्व युद्ध में गोरखा रेजिमेंट की तादाद और भी ज्यादा बढ़ गए और उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दूसरे विश्व युद्ध में गोरखा रेजिमेंट के 2.5 लाख सैनिक मौजूद थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान गोरखा रेजिमेंट ने अपने पराक्रम का परिचय नॉर्थ अमेरिका, मौजूदा लीबिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया, मोरक्को और ग्रीस जैसे देशों के साथ मिलकर दिया। इस पूरे युद्ध में गोरखा रेजिमेंट के लगभग 32,000 सैनिक शहीद हो गए। इसके बावजूद भी इस युद्ध में सबसे ज्यादा 2,734 बहादुरी के पदक गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों को ही मिले थे। इनके इस पराक्रम से प्रसन्न होकर आजादी के बाद जब अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे, तब उन्होंने गोरखा रेजिमेंट की 4 टुकड़ियों को अपने साथ अपने देश ले गए। इसमें गोरखा रेजिमेंट के 2, 6, 7 और 10 शामिल थे और बाकी की बची गोरखा रेजिमेंट भारत में ही अपनी बहादुरी की दास्तान लिखती रही। हाल ही में अभी पिछली 15 अगस्त में जिन 7 फौजियों को बहादुरी का पदक दिया गया था, उनमें से 4 गोरखा रेजिमेंट के बहादुर सिपाही थे। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों को बहादुरी के पदक से नवाजा गया है। 1911 में ब्रिटिश ने पहली बार किसी सैनिक को पदक से नवाजा था तो वो गोरखा के सिपाही थे। इसमें कुल 16 विक्टोरिया अवार्ड दिए गए थे, जिनमें से 13 गोरखा सिपाहियों को मिले थे। गोरखा रेजिमेंट के सिपाहियों की ये खुद से पहले देश को रखने वाली फितरत, या फिर ये कह ले कि अपनी जान जोखिम में डालकर अपने जिम्मेदारी को अंजाम देने वाली फितरत को पूरी दुनिया ने देखा
और इसलिए वो इनकी काफी ज्यादा प्रशंसा भी करते हैं। आजादी के बाद गोरखा रेजिमेंट के बहादुरी की दास्तान सबके लिए एक मिसाल के रूप में देखी जाती है। 1952 में नायक नर बहादुर थापा को देश का पहला फर्स्ट क्लास अशोक चक्र दिया गया था, जो कि शांति के दौर का परमवीर चक्र कहलाता है। इसके बाद मेजर धन सिंह थापा को 1962 की लड़ाई में परमवीर चक्र से नवाजा गया। इनकी ये सूची काफी लंबी है। इन्हें महावीर चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र से तक नवाजा गया है। गोरखा रेजिमेंट के लोग काफी ज्यादा बलशाली होते हैं और इनके इस क्षमता के पीछे इनकी कड़ी ट्रेनिंग का राज छिपा हुआ होता है। गोरखा कमांडो की ट्रेनिंग उनके लिए सबसे मुश्किल दौर होता है। जो नया सैनिक इस रेजिमेंट में भर्ती होता है, गोरखा कमांडो की ट्रेनिंग थाईलैंड के जंगलों में की जाती है। इन जंगलों में दुनिया के सबसे खतरनाक व जहरीले जीव पाए जाते हैं। ये जहरीले जीव भी गोरखा कमांडो के लिए चुनौती बने रहते हैं। यहाँ गोरखा रेजिमेंट के जवानों को वृक्षों पर चढ़ने की व कीचड़ में चलने के साथ कई घंटों तक कीचड़ में ही पड़े रहने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। गोरखा कमांडो कई घंटों तक जमीन में ऐसे छुपे रहते हैं, उनका पता ही नहीं चलता कि वो जमी है या कमांडो। वो जमी के हिसाब से अपने आप का पहनाव कर लेते हैं। गोरखा कमांडो वृक्षों पर भी कई घंटे दुश्मन की तलाश में तैनात रहते हैं। गोरखा कमांडो की खुकरी के बारे में एक बात मशहूर है कि अगर ये मियान से बाहर निकलती हैं, तो खून करके ही वापस लौटती हैं। यानी ये दुश्मन के खून की प्यासी होती हैं। अगर किसी तरह से खुकरी को खून नहीं लगता, तो उस सैनिक को अपना खून उसको लगाना ही पड़ता है। गोरखा के लिए यही नियम है। गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों का खाना भी बाकी सैनिकों से काफी ज्यादा अलग होता है। गोरखा कमांडो का भोजन भी कोई 36 प्रकार का भोजन नहीं होता है, क्योंकि ये जंगल में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनका खाना पीना भी जंगली ही होगा। आपको बता दें कि ट्रेनिंग के दौरान गोरखा कमांडो को खाने में जंगल के खाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसे आम इंसान तो सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि उनका खाना होता ही ऐसा है। उन्हें सांप का जहर या खून पीने को दिया जाता है। सांप बिच्छू खाना गोरखा कमांडो के लिए आम बात है। ये उसको कच्चा ही चबा जाते हैं, क्योंकि रात के समय इनको बिल्कुल भी रोशनी या आग जलाने की इजाजत नहीं होती, क्योंकि ऐसा करने पर दुश्मन अलर्ट हो जाता है। 7 से 8 लीटर पानी गोरखा कमांडो अपने पास हर समय रखते हैं। इनके पास कम से कम 25 किलो वजन तो होता ही है। ट्रेनिंग के समय इन्हें 25 से 30 किलो वजन लेकर 30 से 40 किलोमीटर चलना पड़ता है। अगर कुछ विकट स्थितियों में पानी नहीं मिले, तो ये सांप के खून से या किसी अन्य जीव के खून से ही प्यास बुझा लेते हैं। कई बार जंगलों में पत्तियों पर जमी ओस की बूंदों से भी प्यास बुझाते हैं। ये भी इन्हें ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता है। गोरखा कमांडो दुनिया भर के हथियार चलाने में माहिर होते हैं, यानी ऐसा कोई भी हथियार नहीं होता जो गोरखा रेजिमेंट के कमांडो नहीं चला सकते। इनका सबसे बड़ा हथियार खुकरी होता है, जो इनके ट्रेनिंग के दौरान दिया जाता है। ये इससे ही खतरनाक से खतरनाक दुश्मन का मुकाबला करने में सक्षम होते हैं। ट्रेनिंग के दौरान सैनिकों को मेंटली व शारीरिक तौर पर काफी फिट किया जाता है। गोरखा कमांडो हर तरह के मौसम में काम करने के लिए सक्षम होते हैं। इनके लिए कभी मौसम खराब नहीं होता। कितनी भी आंधी तूफान या बारिश का मौसम हो, गोरखा अपनी जगह पर ही तैनात रहते हैं। इनकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद अलग अलग जगहों पर भारतीय सेना में भेज दिया जाता है। दोस्तों, गोरखा नमक का कर्ज कभी ना भूलने वाली कौम है। यही वजह है कि उनके बहादुरी के दास्तानें हिंदुस्तान की हर जंग और यहाँ तक कि दहशत के खिलाफ जंग में भी मिल जाती हैं। गोरखा किसी कारनामों की वजह से उन्हें सीमित कर दिया गया, और वो ये कि गोरखे सिर्फ अच्छे फौजियों पर गार्ड ही हो सकते हैं। ऐसे सोच ने गोरखाओं की काबिलियत पर पर्दा डाल दिया। यही वजह है कि आज भी जब गोरखा रेजिमेंट दुनिया भर में अंजाम दिए अपने तमाम जंगी और फौजी कारनामा को लेकर 200 से ऊपर साल हो जाने का जश्न मना रही है, तो भी गोरखा कौम अपने वजूद को समाज के दोराहे पर पाती है। आज भी गोरखा को हर रोज देश के किसी न किसी कोने में, जो कि उनका अपना घर है, उसमें न सिर्फ अपनी पहचान के सवाल का सामना करना पड़ता है, बल्कि गैर बराबरी के एहसास से भी दो चार होना पड़ता है। और आज भी गोरखा समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए काफी ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि गोरखा लोग नेपाली होते हैं। इसी वजह से गोरखाओं के वजूद पर सवाल या निशान उठने शुरू हुए हैं। जबकि नेपाली भाषा हिंदुस्तान की कई राष्ट्रभाषाओं में से एक है, और नेपाली बोलने वाले गोरखा भी वैसे ही हिंदुस्तानी हैं। जैसे बंगाली बोलने वाले बंगाल के लोग बांग्लादेशी नहीं हैं, और उर्दू बोलने वाले लोग पाकिस्तानी नहीं, और तमिल बोलने वाले लोग श्रीलंका
श्रीलंका के नहीं हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे हिंदुस्तान में लगभग 1 करोड़ हिंदुस्तानी नागरिक गोरखे हैं। उत्तराखंड राज्य की कुल 12% आबादी गोरखा लोगों से बनी हुई है। लेकिन इसके बाद भी गोरखा ने जो अपना बलिदान राष्ट्र के निर्माण में समर्पित किया है, उसके बारे में कहीं पर कोई बात नहीं होती है, ना ही इसका जिक्र कहीं पर होता है। आज के समय में हजारों गोरखा लोग देश के कोने कोने में मौजूद हैं। कहीं पर चाय के खेतों में काम करते मिल जाएंगे और कुछ तो कोई लोग के खादानों में आपको काम करते हुए दिख जाएंगे। ये लोग ना ही किसी के साथ जात पात का बहस करते हैं और ना ही किसी के साथ कोई दुश्मनी या फिर लड़ाई होती है। ये लोग बिल्कुल साधारण सा जीवन जीते हैं। हिंदुस्तान की बढ़ती जीडीपी का गोरखा के लोगों के ऊपर कोई भी योगदान नहीं है। चलिए आप एक बात बताइए, खड़क सिंह बेस्ट जो सबसे पहले एक गोरखा फ्रीडम फाइटर थे, इनके बारे में आपने कभी सुना है? ये देहरादून में रहते थे, जिन्होंने गांधी जी के साथ दांडी यात्रा में भाग लिया था। क्या आपने मेजर दुर्गा मल्ल के बारे में कभी सुना है? ये भी एक भारत की तरफ से लड़ने वाले फ्रीडम फाइटर थे और इन्हें अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर लटका दिया था। इनकी मूर्ति आज के समय में देश के पार्लियामेंट में भी मौजूद है, जो हमें इनके दिए गए बलिदानों के बारे में याद दिलाती है। कुछ इसी तरह से और भी गोरखा की दास्तां हैं, जिनके बारे में हमें मालूम नहीं है। राम सिंह ठाकुर, इन्होंने INA के तराने को कंपोज किया था, कदम कदम बढ़ाई जा, आज भी हिंदुस्तानियों के दिलों पर राज करता है। अब यही तराना इंडियन आर्मी का भी है। राम सिंह ठाकुर ने ही आजाद हिंद फौज का कौमी तराना सब सुख चैन कंपोज करा था। यहाँ तक कि मशहूर क्लासिकल डांसर पद्मश्री सितारा देवी भी एक गोरखा थी और गोपी किशन भी एक गोरखा थे। ये सब सुनकर आपको आश्चर्य तो हुआ ही होगा। चलिए एक और ऐसे ही गोरखा के बारे में आपको बताते हैं। मुंबई के मशहूर पेंटर लक्ष्मण श्रेष्ठा भी एक गोरखा हैं। यहाँ तक कि आचार्य बालकृष्णा भी एक गोरखा हैं, जिन्होंने हिंदुस्तानी आयुर्वेद को सारी दुनिया में पहुँचाया है। आज के समय में सिक्किम को भारत का सबसे ज्यादा प्रगतिशील राज्य माना गया है। राज्य के चीफ मिनिस्टर श्री पवन चामलिंग किसी तारीफ के मोहताज नहीं है कि इन्हें लगातार 5 बार चीफ मिनिस्टर के रूप में चुना गया है। ये उनकी आला सोच का नतीजा ही है कि वहाँ की जनता ने उन्हें लगातार 5वीं बार वहाँ का चीफ मिनिस्टर चुना। दोस्तों, 1976 तक उत्तराखंड राज्य 3 गोरखा रेजिमेंट का घर रहा है। उत्तराखंड में गोरखा का इतिहास बहुत ही ज्यादा पुराना है। गोरखा सेंटर की बहादुरी के किस्से सुनकर भारतीय सेना के जवानों का सीना 56 इंच का हो जाता है। मेजर जनरल गंधर्व नागरा की बहादुरी के किस्से सुनकर आज भी पाकिस्तान की बोलती बंद हो जाती है। इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा है कि 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्र करवाने के लिए भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। इस युद्ध में पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने भारत की बहादुरी के आगे शर्मनाक आत्मसमर्पण करते हुए हथियार डाल दिए थे। पाकिस्तान सेना की तरफ से जनरल AA नियाजी और भारत की तरफ से पूर्वी कमान के कमांडर इन चीफ जगजीत सिंह अरोड़ा ने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। जैसा कि हमें पता है कि गोरखा नेपाली होते हैं, तो एक सवाल आपके मन में आता ही होगा कि असल में भारत और नेपाल के बीच में ये सैन्य समझौता कब और कैसे हुआ? भारत नेपाल के सैन्य रिश्तों की शुरुआत कैसे हुई? महाराजा रणजीत सिंह के शासन के दौर में लाहौर में सेना में नेपाल के कुछ सैनिक थे। इन सैनिकों को लाहौरे या भाग्य के सैनिक कहा जाता था। ब्रिटिश राज के दौरान भारत में गोरखा रेजिमेंट की पहली बटालियन की स्थापना 24 अप्रैल 1815 को की गई। इसे नासिरी रेजिमेंट कहा जाता था। जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो ब्रिटिश भारतीय सेना के पास 10 गोरखा रेजिमेंट थी। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद ब्रिटेन भारत नेपाल के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ। इसके तहत रेजिमेंटों को ब्रिटिश और भारतीय सेना के बीच एक समान रूप से बांट दिया गया। तीनों देशों के बीच ये त्रिपक्षीय समझौता नवंबर 1947 में समझौते के तहत 6 गोरखा रेजिमेंट भारत को मिली और 7वीं और 10वीं गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों को समायोजित करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक और रेजिमेंट का गठन किया गया। दरअसल इन सैनिकों ने ब्रिटिश सेना में शामिल नहीं होने का फैसला किया। इस तरह नेपाल के लोगों की भारतीय सेना में एंट्री हुई। कोई भी
नेपाली नागरिक भारतीय सेना में जवान और अधिकारी के तौर पर शामिल हो सकता है। नेपाल के नागरिक राष्ट्रीय रक्षा अकादमी या संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा दे सकते हैं और एक अधिकारी के रूप में भारतीय सेना में शामिल हो सकते हैं। नेपाली सेना भारतीय मिलिट्री एकेडमी और कॉम्बैट कॉलेजों में ट्रेनिंग के लिए अपने अधिकारियों को भेजती रहती है। भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंट में 43 बटालियन हैं, जिनमें भारत के सैनिकों के अलावा नेपाल से भर्ती किए गए सैनिक भी शामिल हैं। नेपाल के गोरखाओं की भर्ती पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और गोरखपुर के गोरखा रिक्रूटमेंट डिपो द्वारा की जाती है। भारतीय सेना में इस वक्त गोरखा जवानों की कमी है। भारतीय सेना की हर इन्फेंट्री यानी पैदल सेना बटालियन में करीब 800 जवान और चेसियो गोरखा होते हैं, लेकिन इस वक्त भारतीय सेना में हर बटालियन में करीब 100 गोरखा जवानों की कमी चल रही है। अगर कुल देखें तो भारतीय सेना में इस वक्त करीब 4500 गोरखा जवानों की कमी है। ये कमी पिछले 1-2 साल से आई है। इस कमी को कुछ हद तक पूरा करने के लिए भारतीय सेना में जवानों की भर्ती में एक बार की छूट दी गई और गोरखा रेजिमेंट में उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल के युवकों को भर्ती किया गया। कुमाऊं और गढ़वाल के युवकों को इसलिए भी भर्ती किया जा रहा है क्योंकि ये काफी हद तक गोरखा के समान है। कल्चर से लेकर खान पान में और भौगोलिक स्थितियों में जिसमें वो रहते हैं काफी समानता है। भारतीय सेना को उम्मीद है कि जल्द ही गोरखा जवानों की कमी दूर होगी। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि गोरखा रेजिमेंट में नेपाल के गोरखा की कमी नहीं है, बल्कि भारत के गोरखा जवानों की कमी है। इस वक्त भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंटल सेंटर में करीब 600 कुमाऊनी गढ़वाल युवक ट्रेनिंग ले रहे हैं। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। गोरखा रेजिमेंट में गोरखा ही होते हैं, चाहे वो नेपाल के गोरखा हो या भारतीय गोरखा। भारतीय सेना में 7 गोरखा रेजिमेंट हैं और 4 गोरखा रेजिमेंटल सेंटर जहां गोरखा जवानों की ट्रेनिंग होती है। 5वीं और 8वीं गोरखा रेजिमेंट की ट्रेनिंग शिलांग के सेंटर में, पहली और 4थी गोरखा रेजिमेंट की ट्रेनिंग हिमाचल प्रदेश के सबातू सेंटर में, 3री और 9वीं गोरखा रेजिमेंट की ट्रेनिंग वाराणसी में होती है। ये सभी गोरखा रेजिमेंट आजादी से पहले की हैं। आजादी के बाद 11वीं गोरखा रेजिमेंट बनाई गई, जिसका रेजिमेंटल सेंटर लखनऊ में है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको गोरखा रेजिमेंट से लेकर गोरखा लोगों के बारे में बताया। इस वीडियो में हमने आपको ये भी बताया कि वो कौन कौन से गोरखा समाज के लोग हैं जिन्होंने भारत में आजादी से लेकर कई अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम कमाया। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल द नॉलेज इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे।